नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिज़ायर में। इस बेहद ही खास सेशन में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो आज के करंट अफेयर को शुरू करने से पहले आपको बता दें, हम बात करेंगे सर क्रीक के बारे में। तो आपको बता दें सर क्रीक क्या जगह है, अगर आप इसके बारे में बात जानना चाहते हैं। जब आप भारत के गुजरात में जाएँगे, तो गुजरात का जब आप उत्तर-पूर्वी इलाका देखेंगे, इस इलाके की बात हो रही है सर क्रीक की। इसको अगर और ज़ूम करके देखते हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या है, बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या है, कहीं पानी है और अरब सागर भी है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि जो आप ये रेड इलाका देख रहे हैं, भारत कह रहा है कि उसका इलाका यहाँ तक है, जबकि ग्रीन वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, सिंधु नदी के किनारा, यहाँ पे सिंध इलाका, तो ये जो पाकिस्तान कह रहा है उनका यहाँ पे कब्ज़ा है, जबकि हिंदुस्तान कह रहा है उसका कब्ज़ा यहाँ पे है और दोनों एक-दूसरे की जगह को नहीं मानते हैं। और भारत का क्यों ये कहना है कि जब भी क्या होता है कि अगर कोई 2 राज्यों के बीच में कोई नदी या कुछ जगह बहती है, तो उसके मिडल वाला इलाका क्या होता है, वही होता है उसकी बाउंड्री हो। लेकिन क्या होता है कि अभी इसको डिस्प्यूटेड इलाका है सर्कल वाला, तो चर्चा में है, इसलिए मैंने बता दिया। अगर इसके उत्तर का इलाका देखें, ये वाली लाइन है, इसको इस बाउंड्री को डिवाइड 1968 में कर दिया गया और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। यहाँ पर लड़ाई क्यों चल रही है, बॉर्डर वार क्यों चल रहा है? क्योंकि सर क्रीक क्या है, एक स्मॉल स्ट्रिप है इस बॉर्डर की, लेकिन क्या होता है, इसका इकोनॉमिक जो सिग्निफिकेंस है, जो आर्थिक इसकी जो महत्वता है, वो ना केवल भारत की बल्कि पाकिस्तान ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं न कहीं आपस में डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो आप देख लीजिए सर क्रीक की लोकेशन ये है। देखते हैं अब आज के प्रमुख मुख्य समाचार क्या-क्या हैं, जिनको आज चर्चा में बने हुए हैं करंट अफेयर का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में स्वास्थ्य अवसंरचनाओं और स्वास्थ्य रिसर्च क्षेत्र में खासकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मौजूदा महत्वपूर्ण जो गैप हैं, उनको दूर करने के लिए जो केंद्र सरकार की जो योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, अर्थात प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत तमिलनाडु को 3000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। सियाचिन और सर क्रीक को भारत और पाकिस्तान के बीच में समाधान के लिए लंबे समय से आसानी से हल किया जा सकने वाले मुद्दे, लो हैंगिंग फ्रूट्स बताया जा रहा है। सियाचिन के मुद्दे पर दोनों देशों के मध्य राज्य सचिव स्तर पर 13 दौरों की वार्तालाप इससे पहले हो भी चुकी है तथा इस विषय पर अंतिम वार्ता जून 2012 में हुई थी। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है। सियाचिन और इसके बारे में जानेंगे आज हम सर क्रीक के बारे में। बीजिंग द्वारा जिस हिसाब से दक्षिणी चीन सागर में व्यापक क्षेत्र पर ये ऐतिहासिक अधिकारों के दावों को अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा एक नई रिपोर्ट ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के स्पष्ट रूप से असंगत बताते हुए खारिज कर दिया है। तो चाइना कह रहा है साउथ चाइना सी पे उसका कब्जा है, जबकि अमेरिका बता रहा है कि उस पे क्या है, उसको दावे बिल्कुल गलत हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। अमेरिका में सज्जनों द्वारा एक साहसिक प्रयास करते हुए मानव रोगी के अंदर सूअर के हृदय को ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में इस तरीके का पहला उदाहरण है। यह सफलता संभवतः एक स्वस्थ अंग प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के वर्षों के इंतजार को समाप्त कर सकती है। ये संभावनाओं की नई दुनिया खोल सकती है कि लोगों के अंदर जानवरों के भी क्या कर सकते हैं, कुछ अंग डाले जा सकते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अर्थात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट अर्थात इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी कर दी गई 2021 की। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई इस 2 वार्षिक रिपोर्ट में देश के वन संसाधनों का आकलन किया जाता है और बता दें 2 इस वर्षों में डाली जाती है, तो 2021 से इसको जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में और बात करेंगे एस सोमनाथ जी के बारे में, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो का 10वां अध्यक्ष एस स्वामीनाथन जी को बना दिया गया है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब देखेंगे जो भी जितने भी न्यूज़ थे उनको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। डिटेल में एनालिसिस करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। और ये आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि ना केवल यूपीएससी बल्कि जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम हैं, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो और जो भी जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं जहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाता है, उनका ना केवल आपको बताया जाता है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया, बल्कि डिटेल में किया जाता है, उनका एनालिसिस भी किया जाता है। तो कहीं न कहीं आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट्स देखेंगे तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए अब सारी बातों को खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की चर्चा के बारे में। बेसिकली है क्या? बात करेंगे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन अर्थात हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तमिलनाडु राज्य को केंद्र के द्वारा 3000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। ये टॉपिक आपका यूपीएससी के सामान्य अध्ययन 2 से लिंक है। वैसे देखने में स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे होते हैं, उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, उससे संबंधित ये मुद्दा है। तो आपको बताना चाहिए, देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आयुष्मान भारत का कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसको गंभीर देखभाल सुविधाओं के साथ-साथ प्राथमिक देखभाल में भी इसे शामिल किया गया था। इसमें जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर क्रिटिकल केयर जैसी सुविधाएँ देने की बात कही गई थी। देश भर में बहुत सारी लैब के नेटवर्क के द्वारा इसमें स्वास्थ्य सार्वजनिक प्रणाली में यहाँ पर ट्रीटमेंट देने की बात कही गई थी। इसके अलावा क्या किया जा रहा था, यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य सूचना पोर्टल डाला गया था, जिसमें क्या आपको जानकारी मिल सके।
इस योजना के अंतर्गत हम देखें कौन-कौन संस्थान स्थापित किए गए, तो इसके तहत 4 संस्थान, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र हेतु एक अनुसंधान मंच, जैव सुरक्षा स्तर सहित 9 लैब यहाँ स्थापित की गई हैं, जिसको क्या कहते हैं रोगों को नियंत्रण करने में उनको स्थापित की गई हैं। इस योजना के महत्व की बात की जाए, तो ये 10 राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सहायता प्रदान करने वाले ये लोग हैं। इसके अलावा सभी राज्यों में 11,024 स्वास्थ्य, शहरी और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाने की बात की जाएगी। गाँव में 17,000 करीब, पौने 18,000 और शहरों में 11,000। भारत में बात की जाए, तो भारत के अंदर बात की जाए, सर्वेक्षण की बात की जाए, तो देश के अंदर स्वास्थ्य की जो कमी है, वो काफ़ी लंबे अरसे से महसूस की जा रही थी। अगर नए आंकड़े देखे जाएँ, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि 70% स्थानों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध थीं, जबकि शहरों में 87% और ग्रामीण में 65%। जो कमी रह गई है शहरों में 13% की, और शहरों में लगभग 35% की, उसको दूर करने के लिए योजना चलाई गई है। इससे पहुँच हो सके, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सर्करीक समझौते के बारे में, ऐसा माना जाता है कि बड़ा मुद्दा है नहीं, अगर आप चाहें तो आसानी से सर्करीक और सियाचिन का मुद्दा सुलझा सकते हैं, तो देखते हैं इसके बारे में। सर्करीक है क्या, मैंने आपको बता दिया जैसे स्टार्टिंग में ही, ये कच्छ का जो रण है, उसका दलदली भूमि है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा इलाका है, जो 96 किलोमीटर लंबी पट्टी का क्या है, वहाँ पे क्या है, विवाद बना हुआ है। इसमें अगर बात की जाए, तो इस जलधारा को मूल रूप से बाणगंगा नाम से जाना जाता है। बाद में ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर इसका नाम सर्करीक रख दिया गया, पहले इसका नाम बाणगंगा था। ये धारा गुजरात के कच्छ क्षेत्र से पाकिस्तान के सिंध प्रांत को विभाजित करती हुई अरब सागर में मिलती है। विवाद ये है कि यहाँ पे समुद्री सीमा क्या होगी, ऐसी रेखा स्पष्ट है, अभी तक है नहीं। भारत में स्वतंत्रता से पहले यह प्रांतीय क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो सिंध क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बना और कच्छ का क्षेत्र भारत का हिस्सा बना। फिर क्या हुआ, तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राजा महाराज जो थे वहाँ पे, राव महाराज, इनके बीच में साइन होते हैं। 1914 के बॉम्बे सरकार का जो प्रस्ताव था, उसके पैराग्राफ 9 के अनुसार, 9 और 10 के अनुसार, जिसमें पाकिस्तान इस पूरे क्रीक क्षेत्र पर अपना अब दावा करता है, जबकि कहीं न कहीं भारत क्या कर रहा है, इसको गलत कर रहा है। तो मैंने बता दूँ, जो रेड लाइट और ग्रीन लाइन जो वहाँ पे दिखाई गई हैं, तो ये निर्धारित कर रही हैं कि रेड लाइन भारत चाह रहा है मेरा इलाका है, वो पीछे पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं मेरा ग्रीन लाइन तक ये दावा है, तो भारत क्या करता है, ग्रीन लाइन का दावा तैयार करता है। जो वो कह रहा है कि भारत का दावा ये है कि सीमा जल निकाय के बीच से होकर गुजरती है, जैसा कि 1925 में 1925 में तैयार किया गया था। तो सरकरी के महत्व की बात की जाए, तो रणनीतिक महत्व है ही इसका, जैसा मैंने बता दिया, उसके लोकेशन के हिसाब से। इसके अलावा क्या है वहाँ पर आपको, जो मौजूदा जो वहाँ पे समुद्र है, वहाँ पे उसके जो इकोनॉमिक बेस के साथ वहाँ पे ये भी देखा गया है। हो सकता है उसके नीचे तेल और गैस के भंडार मौजूद होने की संभावना है, तो कहीं न कहीं उसमें भी मामला मिल सकता है। बात करेंगे दक्षिण चीन सागर विवाद के बारे में, क्योंकि भारत ने क्या किया, सॉरी, चाइना को अमेरिका बोला कि दावे गलत हैं। ये टॉपिक आपका जो लिंक है, वो है भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों के क्या जो पॉलिसी होती है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उससे लिंक टॉपिक है ये। महत्वपूर्ण रिपोर्ट में ये भी निष्कर्ष निकाले गए हैं कि चीन द्वारा जो ये दावे किए जा रहे हैं, ये महासागर में कानून व्यवस्था और साथ ही साथ जो इनके कन्वेंशन चली हैं, उनको क्या कर रहे हैं, कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो कानूनी रूप से जो प्रावधान है, उनको कहीं न कहीं क्या कर रहे हैं, ये कमज़ोर कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें अगर हम देखें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज़, जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी का जो 2016 का प्रस्ताव है, उस निर्णय में ये बात कही गई थी, लेकिन चीन को ऐसा बोला गया था, आप गलत दावा कर रहे हैं। लेकिन चीन ने क्या किया था, इसको ये बोल दिया संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि है, ये इस पे बेस है, तो चीन द्वारा इसको क्या किया गया है, इसको माना नहीं गया है। इन्होंने जो 9 डैश लाइन जो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, दक्षिण चीन सागर में चाइना 9 डैश लाइन की बात करता है, उसको चाइना ने क्या किया था, सिरे से खारिज कर दिया था। निर्णय में द्वीपों की परिभाषा को भी स्पष्ट किया गया था। इसमें ये भी पाया गया था कि ईटू अब्बा, थीटू, स्प्रेटली आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट के और साउथ वेस्ट के सहित कोई भी आइलैंड कानूनी रूप से द्वीप नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी द्वीप किसी स्थायी समुदाय या स्वतंत्र आर्थिक जीवन को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जाता है इसमें स्प्रेटली आइलैंड कहाँ पे, ध्यान रखिए दक्षिणी चीन सागर में। यही बातें आई थी कि कहीं न कहीं इनके दावे गलत हैं। तो इसमें ओवरॉल अगर देखें, बात क्या है, दक्षिण चीन सागर में बीजिंग द्वारा कई दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ अतिव्यापी दावे यहाँ पे किए जाते हैं। इनमें ये ब्रुनई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, वो भी अपना दावा करते हैं, चाइना अपना दावा करता है। इसलिए अरब दिक्कतें आ जाती हैं। और दक्षिण चीन सागर के हम लोकेशन की बात करें, तो ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर चीन के दक्षिण, वियतनाम के पूर्व और दक्षिणी फिलीपींस के पश्चिम और बोर्निया उत्तर द्वीप में ये अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाइना के साउथ में है, वियतनाम के पूरब में है। पूरा और दक्षिणी इलाका वियतनाम को घेरे हुए है। फिलीपींस के पश्चिम में आती है, बोर्निया जो है उसके उत्तर में आता है, ये वाला इलाका आता है। ये ताइवान जलडब्ल्यू मध्य है, उसके द्वारा पूर्वी चीन सागर और लुजान स्ट्रेट के मध्य में ये फिलीपींस सागर से जुड़ा हुआ है। सामरिक महत्व ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जितना व्यापार होता है, वहाँ से होकर निकलता है, जैसे चाइना भी इसको करता है। इसमें ध्यान रखिएगा
जो इम्पोर्टेंट है पार्सेल द्वीप, स्प्रेटली आइलैंड और स्कार्बोरो shoal, ठीक है? तो ये 3 इसमें इस पे चाइना, ताइवान, वियतनाम पार्सेल पर, वहीं स्प्रेटली पर चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस। स्कॉरबोल shoal पे फिलीपींस, चाइना और ताइवान दावा करते हैं। तो आप लोकेशन देख लीजिएगा किसकी बात चल रही है। तो मैप आपके सामने है, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। तो चाइना ने इस पे 9 डेज़ लाइन पहले की थी। उसका ये कहना था कि ये उसका इलाका है जो 9 लाइनें आप दिखाई पड़ रही हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? तो चाइना ने 9 डैश लाइन की रेखा निर्धारित की थी। इसमें स्प्रैटली आइलैंड, ये वाला जो इलाका बात हो रही है, ठीक है? ये वियतनाम देश है यहाँ पे। तो ये मेन है, इनको आप ध्यान रखिएगा, ये इलाका है वहाँ पे। अब बात करेंगे आपके सामान्य निधन 3 से लिंक टॉपिक के बारे में। बात करते हैं सूअर के अंदर क्या किया गया है। हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया है अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा। इसको काफ़ी सराहा गया है, तो देखते हैं इसके बारे में है क्या खास। ये टॉपिक आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनके क्या नए अनुप्रयोग किए जा रहे हैं, रोज़मर्रा के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे लिंक की टॉपिक है। इस चीज़ को बोला गया है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच में अंगों या उनके ऊतकों को ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये आता है कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन ये है कि जो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर एक-दूसरे के अंग या ऊतक ट्रांसप्लांट किए जाएँ या फिर ग्राफ्टिंग की जाए। सदियों दशकों से क्या हुआ, विज्ञान इसका लगातार क्या कर रहा है, इसको अनुसरण कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों के लिए किसी दूसरी प्रजाति के अंग को किसी दूसरे के अंदर क्या ट्रांसप्लांट करने वाली जो प्रतीक्षा प्रणाली है, उसको अस्वीकार किए जाने और रोगियों के लिए इसके घातक परिणाम होने के संबंध में चुनौती देखी गई थी। इसलिए आज तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। अगर हम देखें कि इसके अंदर ट्रांसप्लांट के लिए क्या विधि अपनाई गई थी, सूअर के लिए क्या किया गया, ट्रांसप्लांट किए जाने वाले हृदय को आनुवांशिक रूप से इसको मॉडिफाई किया गया। इस प्रोसेस के अंदर वैज्ञानिकों ने मनुष्यों के शरीर में सूअर के अंगों को अस्वीकार करने वाले जो 3 जीन थे, तथा सूअर के हृदय के ऊतकों के अत्यधिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार जीन को क्या किया, हटा दिया। सूअर के अंदर ऐसा जीन था जो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ करता था, उसको हटाया। और मानव के अंदर ऐसे जीन जो क्या करते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं, उसको हटा दिया, मॉडिफाई कर दिया। इसके साथ ही मानव शरीर द्वारा किसी अन्य प्रजाति के अंग को स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करने वाले 6 मानव जीनों को सूअर के जीनोम में भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया। अर्थात इसमें क्या किया गया, बायोटेक फर्म रेबीविकोर द्वारा सूअर में कुल 10 अलग टाइप के जीनों को यहाँ पे क्या किया गया, एडिटेड किया गया था। तब जाके ये कार्य पूरा हुआ। इसके बाद क्या किया गया कि इसमें आपको बता दें कि सूअर का ही क्यों हर्ट लिया गया, क्योंकि जो हर्ट ट्रांसप्लांट जो था, उसमें सूअर तेज़ी से लोकप्रिय प्रार्थक होते जा रहे हैं, क्योंकि इनके अंग-अंग काफ़ी हद तक शारीरिक रूप से मनुष्य के समान दिखते हैं। इसके अलावा सूअर के जो अंग हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए अधिक उपयुक्त पाए गए हैं। इन अंगों में थोड़ी बहुत कमियाँ भी हैं, जैसे कि भारत में रोगियों की सालाना लगभग जो 25,000 30,000 जो अब जो ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें केवल 1500 रोगियों को ही सुविधा मिल पाती है, बाकी क्या है, अंग के अभाव में रह जाते हैं। या वो 50,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष क्या करते हैं, हृदय गति रुक जाने से मर जाते हैं। फिर भी हर साल लगभग 10 से 15 हार्ट ट्रांसप्लांट ही किए जा पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा 1970 के दशक में गैर मानव प्राइमेट नर मानव थे, उसपे मनुष्य को गुर्दों के लिए ट्रांसप्लांट किया गया था। ये इसके हिस्ट्री है, 1984 में क्या किया गया था, एक मानव शिशु में एक बैबून का है, जिसको बबून या कपी बोलते हैं, बंदर का ट्रांसप्लांट किया गया था। लेकिन 21 दिन बाद क्या हुआ, वो बच्चा मर गया था। तो अब ये सफलताएँ जो 2017 में चीनी सर्जरी ने ऐसा कहा था कथित तौर पर कि सूअर के कार्निया को उन्होंने क्या किया था, आँख में प्रत्यारोपित किया था, ऐसा उनका कहना है। वहीं 2020 में अमेरिकी जो विशेषज्ञ हैं, उनका भी ये कहना था कि इन्होंने जेनेटिक रूप से जो मॉडिफाइड किडनी है, उसको ब्रेन डेड व्यक्ति से जोड़ने में सफलता हासिल की थी। तो ये चीज़ें हैं, अभी तक आई हैं, तो ये देखते हैं अगर सफल होता है तो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा होगा समाज के लिए, देश के लिए। इसमें एक चीज़ आती है हेपेरिन, तो हेपेरिन को ध्यान रखिएगा। हेपेरिन क्या करता है, थक्का रोधी काम होता है, मतलब क्या होता है, जब भी किसी के अंदर ब्लड चलाया जाता है, अगर हमारे ब्लड के अंदर अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, जब भी हार्ट अटैक आता है तो ब्लड क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, थक्के जमने लगते हैं उनको, ठीक है? तो उसको रोकने का काम क्या करता है, बॉडी के अंदर हेपेरिन करता है। इसे कुछ जो चिकित्सीय स्थितियाँ हैं, उसमें उपयोग किया जाता है। ये क्या है कि यौगिक सूअरों से ये प्राप्त होता है। मनुष्य ने सूअरों से प्राप्त हेपेरिन को गायों या कुत्तों से प्राप्त हेपेरिन की तुलना में अधिक स्वच्छ पाया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हेपेरिन क्या करता है, थक्का रोकने से बचाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट द्वारा जारी कर दी गई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें प्रमुख बिंदु देखें तो देश का कुल जो वन और वृक्ष क्षेत्र है, वो 9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल का भौगोलिक क्षेत्र का कितना हो गया है अब 24.62। आपको पता होना चाहिए, देश ने 33 का टारगेट रखा है, हम धीरे-धीरे इसके क्लोज़ में बढ़ रहे हैं। 2019 के आकलन की तुलना में देश में कुल वनों और वृक्षों के क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सबसे अधिक जो वन क्षेत्र कहाँ बढ़े हैं, वो आंध्र प्रदेश के अंदर 647
वर्ग किलोमीटर बढ़े हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो खुले जंगलों में देखी गई है, उसके बाद ये बहुत घने में देखे गए हैं, बाकी यही है। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में मैंने बता दिया, आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा है, फिर तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड लगभग साउथ और सेंट्रल के देश राज्य रहे हैं। इसको आप बताइए रखें और इसको वन आच्छादन में जो बढ़ोतरी के मेन कारण क्या बताया गया है? इसमें सबसे अच्छा है कि लोगों ने संरक्षण अच्छे से किया है। इसके अलावा वनीकरण गतिविधियाँ बढ़ी हैं, वृक्षारोपण अभियान में और कृषि वानिकी के लिए इसमें ज़िम्मेदार को ठहराया गया है। देश के बड़े शहरों में अहमदाबाद वन क्षेत्र के मामले में सबसे ज़्यादा पिछड़ रहा है शहर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पूरे एरिया वाइज़ देखें तो सबसे ज़्यादा वन किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? वन है, इस बार ये अच्छी खबर है। इन राज्यों में जैसे प्रमुख हैं लक्षद्वीप है, मिज़ोरम, अंडमान निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है। अगर मैंग्रोव वन देखें, वो जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जिनके अंदर क्या है, लवण जलीय दोनों को झेलने की क्षमता होती है। ये कुल क्षेत्र का लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर, 4992 वर्ग किलोमीटर है। पिछले आंकलन की तुलना में इनमें 17 वर्ग किलोमीटर की उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो बढ़ोतरी देखी गई है वो नंबर 1 पे ओडिशा के अंदर देखी गई है, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर। कार्बन स्टॉक भी हमारा कहीं न कहीं क्या है, बढ़ गया होगा क्योंकि जब हमारे वन बढ़े हैं, तो लगभग क्या है 7 मिलियन टन इस टाइम पे वार्षिक वृद्धि हमारी ये हुई है। फिर भी अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में वैसे परिणाम नहीं देखे गए हैं, जितना होना चाहिए था। यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग कमी देखी गई है 1020 वर्ग किलोमीटर की। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन काटे गए हैं, इस बात ध्यान रखिएगा। पिछले 2 वर्षों में बात की जाए देश में कुल 140 पहाड़ी जिलों में 902 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है, कहीं न कहीं कंस्ट्रक्शन चल के क्या हुआ है, वनों को काटा जा रहा है। इससे और बस वन इसलिए देखे गए इतना इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ये कार्बन सिंक का फ़ायदा करते हैं, कहीं न कहीं कार्बन को अपने अंदर सोखते हैं। वही इसमें और कुछ ख़ास है नहीं। बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? हिमालय की पूर्वी काराकोरम श्रेणी वहाँ पर स्थित है। अगर आप अगर भारत का मैप देखते हैं ऊपर साइड में, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है। तो इस जगह पे क्या है, यहाँ काराकोरम है, तो वहाँ पे सियाचिन है यहाँ पर। ये विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में अवस्थित दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, अगर पोल की बात ना करें। सियाचिन ग्लेशियर यूरेशियन प्लेट को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करने वाले महान जल विभाजक के दक्षिण में स्थित है। चर्चा क्यों है इसकी? क्योंकि सेना के प्रमुख जनरल इस टाइम जो बने हैं, एम नरवणे, उन्होंने हाल में कहा है कि भारत सियाचिन ग्लेशियर में विसैन्यीकरण के खिलाफ नहीं है, किंतु इसके लिए पाकिस्तान को दोनों देशों की स्थिति को विवाद करने वाली वास्तविक ग्राउंड पोज़ीशन लाइन को स्वीकार करना होगा। मतलब आप वहाँ से इतनी मत रहिए, वहाँ से आप हट जाइए, हम मिट जाते हैं, लेकिन आपको ये लाइन जो जो एक्चुअल जो ग्राउंड पोज़ीशन लाइन है, उसको आप स्वीकार करिए। साथ-साथ उनका ये भी कहना है कि सियाचिन का सैन्यीकरण 1984 के अंत में पाकिस्तान द्वारा ही किया गया था। अगर वो चाहते हैं तो दूर करिए, तो हम भी हमारी मजबूरी वहाँ पे रहना है। अगर आप देखते हैं इंडिया जो यहाँ पे इलाका है, उसके ऊपर जाएँगे तो यहाँ पे आपको जो काराकोरम रेंज है, उसके ऊपर आपको सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा। वहाँ पे एक तरफ क्या है, लाइन ऑफ एलओसी जिसको पाकिस्तान इंडिया के बीच में देखा गया है। ये एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इधर कौन है? इधर चाइना है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ दिक्कत क्या है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, -50 तक चला जाता है और लगभग ये 1000 सेंटीमीटर एवरेज यहाँ पे विंटर स्नोफॉल होता है। और इंडियन आर्मी यहाँ से क्या लगातार 1984 में यहाँ से अपना कब्जा बनाए हुए है, लेकिन कहीं न कहीं दोनों देशों के सैनिकों को एक खतरा तो होता है। बात करेंगे इसरो के नए प्रमुख सेना प्रमुख के बारे में, तो एस सोमनाथ आपसे क्वेश्चन आता है। इसरो के नए सेना प्रमुख किसको बनाया गया है? वो हैं एस सोमनाथ, इनको 10वां अध्यक्ष ये बने हैं। इस सप्ताह के अंत में ये निवर्तमान अध्यक्ष जो इस टाइम के सिवन है, वो रिटायर होने वाले हैं। तो किस के सिवन के स्थान पर एस सोमनाथ क्या करने वाले हैं? पद और अध्यक्ष के क्या करने वाले हैं ये? तो वहाँ पर अपनी ओथ को लेने वाले हैं। इस तरह जितने करंट अफेयर थे, उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नए टॉपिक में नए सेशन में, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा के साथ। अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।